हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भारतीय न्याय प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। पहले हम जानते हैं कि हमारी भारतीय न्याय प्रणाली का हमारे देश में क्या महत्व है। आज की लोकतंत्रीय सरकारों में न्यायपालिका का विशेष महत्व है, क्योंकि न्यायपालिका को संविधान की रक्षक, लोकतंत्र की पहरेदार, अधिकारों और स्वतंत्रताओं की समर्थक माना गया है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि हमारे देश में संघात्मक प्रणाली अपनाई गई है। इसके तहत होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने दायरे में अपना अपना काम करती है और न्यायपालिका देखती है कि कहीं ये एक दूसरे के क्षेत्र में दखल अंदाजी या फिर कोई ऐसा काम तो नहीं करे जो संविधान के विरुद्ध हो। इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। भारत में गहरी न्याय प्रणाली अपनाई गई है। गहरी न्याय प्रणाली मतलब कि जो सारा सिस्टम है एक ही अदालत से जुड़ा हुआ है। एक ही अदालत पे आके सारे फैसले रुक जाते हैं, जिसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की जाती। तो वो अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। पढ़ते हैं, भारत में सारे देश के लिए गहरी न्याय प्रणाली अपनाई गई है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है, जिसके अधीन राज्यों के बाकी अदालतें होती हैं। यह सभी अदालत एक ही संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी कानून के आधार पर झगड़ों का निपटारा करती हैं और जिला अदालतों के फैसलों के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो अंतिम जो अदालत है जहाँ पे हम दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। जो सभी अदालतों में मुकदमे आते हैं वो कौन से आधार पे आते हैं? संवैधानिक तौर पे दीवानी और फौजदारी मुकदमे आते हैं। संवैधानिक जो संविधान के आधार पे होते हैं। दीवानी मुकदमे वह होते हैं जिसमें पर्सनल मैटर शामिल होता है, जैसे कि शादी, तलाक वगैरह। और फौजदारी मुकदमे क्राइम से रिलेटेड होते हैं, खून, डाका, चोरी आदि इसमें मुकदमे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट की रचना कैसे हुई। तो सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च अदालत है, ये तो हम सभी को पता है, और इस द्वारा दिए गए फैसले अंतिम होते हैं। इसका उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके उद्घाटन के समय मुख्य जज समेत 7 दूसरे जज थे, परंतु संविधान की धारा 124 के अनुसार जजों की गिनती को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया। इस समय सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्य जज और 30 दूसरे जज की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है, उस समय कितने जज की संख्या थी? मुख्य जज समेत उस समय 7 दूसरे जज थे। और एक महत्वपूर्ण धारा यहाँ पे आई है कि 124 जो धारा है उसके अनुसार संसद को ये हक, ये कानून दिया गया है कि वो कानून बना के जजों की संख्या बढ़ा सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति का क्या तरीका है। संविधान की धारा 124 अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों और राज्य की उच्च अदालतों के जजों की सलाह से की जाने की व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज समेत सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज की सलाह से की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ संविधान की धारा 124 के भाग दूसरे, मैं यहाँ पे भाग दूसरा लिखना भूल गया हूँ, लेकिन उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से? सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज और हाई कोर्ट के बाकी जजों की सलाह से करेगा। अब जो बचे सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज, उनकी नियुक्ति कैसे होगी? उनकी नियुक्ति अब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज होगा और हाई कोर्ट के बाकी मुख्य जज होंगे, उनकी सलाह से राष्ट्रपति करेगा। परंतु ये कंडीशन ज़्यादातर देर टिकी नहीं। 28 अक्टूबर 1998 को दिए गए फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज और 4 सबसे सीनियर जज के मंडल की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी राय दी गई थी कि अगर 4 जजों में से 2 जज की राय अलग है तो मुख्य जज को राष्ट्रपति को ऐसे सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। कहने का मतलब कि जब पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सलाह से बाकी जज की नियुक्ति हो जाती थी, लेकिन बाद में 9 जज जो थे वहाँ के मेंबर ने कौंसिल बनाई
जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, उसके तहत क्या हुआ कि चार सबसे सीनियर जज की सलाह लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को कि कौन से जजों की नियुक्ति करे। अगर 4 जजों में से 2 जजों की राय अलग है तो मुख्य जज को राष्ट्रपति को ऐसी सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। दोस्तों, अब मान लो कि सभी जज की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज का ओहदा खाली हो जाता है या फिर वो गैर हाजिर हो जाते हैं किसी ज़रूरी काम के कारण। तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करता है कि सबसे सीनियर जज जो बाकी जज होते हैं उनमें से किसी एक को मुख्य जज बना देता है, और उसको ऐसा करने के लिए किसी जो जज की सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब पढ़ेंगे कि संविधान की धारा 127 के अधीन क्या होता है। संविधान की धारा 127 के अधीन ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज राष्ट्रपति की परवानगी से तदर्थी जजों की नियुक्ति कर सकता है जो कि ज़रूरत तक ओहदे पर रहते हैं। तदर्थी जज वो होते हैं जैसे कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उनकी हेल्प के लिए और जज की नियुक्ति की जाती है तब। और संविधान की 128 धारा के तहत ये होता है कि अब जो जज रिटायर हो गए हैं, मान लो हाई कोर्ट के जज रिटायर हो गए और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज रिटायर हो गए, मुख्य जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य जज नहीं, बाकी जो जज हैं और हाई कोर्ट के मुख्य जज मान लो वो रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद अगर उनमें काबिलियत है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की तो वह बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, उसके लिए योग्यताएं हैं। पहली योग्यता ये है कि भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हाई कोर्ट का मेंबर या जज होगा तो वो भी ऐसे ही बना होगा जज। दूसरी योग्यता ये है कि वह कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो या फिर कम से कम 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो। और चौथा ये है कि राष्ट्रपति की नज़रों में अच्छा कानूनदार हो। अभी हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की नियुक्ति कैसे हो सकती है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, लेकिन अब हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की नियुक्ति विस्तार से कैसे हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की नियुक्ति बाकी जजों की तरह ही की जाती है। आमतौर पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को मुख्य जज नियुक्त किया जाता है। इसी तरह यह एक प्रथा बन गई है, परंतु इस प्रथा को 1973-1975 में छोड़ा गया था और आज तक मुख्य जज की नियुक्ति में सीनियरता का सिद्धांत अपनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज तक जो भी मुख्य जज बने हैं वो सीनियरता के सिद्धांत पर बने कि जो भी ज़्यादा सीनियर होगा उसी को मुख्य जज बना दिया जाएगा। पर इस सिद्धांत को 2 बार तोड़ा गया है, कब, 1973 में और 1975 में, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और अब हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं 65 साल की उम्र पूरी करने तक अपने ओहदे पर रहते हैं। ओहदे से अलग करने का भी तरीका है। अगर इनकी उम्र 65 साल नहीं भी हुई है पूरी कंप्लीट, इससे पहले भी हम इनको अपने ओहदे से हटा सकते हैं। वो कैसे कि महादोष लगा के। संविधान की धारा 124 के चौथे भाग के अनुसार अगर संसद के दोनों सदन अलग अलग हाजिर वोट देने वाले मेंबरों की 2/3 बहुसम्मति के साथ मता पास कर दे या कानून पास कर दे कि राष्ट्रपति को विनती करें, तो राष्ट्रपति ऐसे जज को ओहदे से हटा सकता है। ये तो रही बात उनको हटाने की और उनके कार्यकाल की बात। अब आते हैं कि उनकी तनख्वाह कितनी होती है, कितना उनका अलाउंस और कितना भत्ता होता है उनका। तो संविधान की धारा 125 के तहत संसद द्वारा कानून पास करके जजों की तनख्वाह और भत्ते निश्चित की जाती है या जाएगी, की गई है। वैसे तो मुख्य जज की तनख्वाह पता है आपको कितनी है, 2,80,000 तथा बाकी जजों की तनख्वाह 2,50,000। छोटा सा ही डिफरेंस है मुख्य जज और बाकी जजों के डिफरेंस में। जज की तनख्वाह सिर्फ वित्तीय संकट काल के दौरान कम की जाएगी, वैसे उनकी तनख्वाह नहीं कम की जा सकती है। सिर्फ जब अगर देश में कोई आर्थिक तौर पे कमी आ जाती है, पैसों की कमी हो जाती, तभी जो है जज उनकी तनख्वाह कम की जाती हैं, वैसे नहीं कम होती हैं। और जजों की जो तनख्वाह है संचित निधि में से दी जाती है। संचित निधि एक विधि होती है जिसमें से इनकी तनख्वाहें दी जाती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि संचित निधि क्या होती है। वैसे संचित निधि एक प्रकार का सरकारी खजाना ही होता है जिसमें से सिर्फ संसद को ही हक होता है कि उसमें पैसे डाले या निकाले। और इन्हीं संचित निधि में से किस किस को तनख्वाह दी जाती है, पहली जिसके बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को भी दी जाती है, और लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी इसी निधि में से ही तनख्वाह दी जाती है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, देखते हैं और क्या है आगे महत्वपूर्ण। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का स्थान संविधान की धारा अनुसार सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में होगा। जी हाँ, ये संविधान की धारा के अनुसार ही तय किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान होगा दिल्ली में होगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसकी मीटिंग और कहीं भी की जा सकती है। नेक्स्ट है ओहदे की शपथ, ओथ ऑफ द ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट के जज का ओहदा ग्रहण करते समय राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाता है। जजों के विशेष अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के जज के विशेष अधिकार भी है। अगर उनके फैसले को कोई निंदा करता है या फिर व्यक्ति, संस्था, संसद द्वारा आलोचना की जाती है उनके फैसले को, तो अदालत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उनको सज़ा भी दे सकती है। यहाँ तक तो हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह क्या होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होगा, उनके जजों की नियुक्ति कैसे होगी। लेकिन अब हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के काम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ क्या हैं। तो इस प्रकार से दो उनके क्षेत्र जो है निश्चित किए जाते हैं। पहला है मूल्य न्यायाधिकार क्षेत्र और दूसरा है अपीलीय क्षेत्र अधिकार, जिसे इंग्लिश में एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, और मूल्य न्यायाधिकार क्षेत्र को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। नंबर 1, मूल्य न्यायाधिकार क्षेत्र। वह मुकदमे जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं उन्हें मूल्य न्यायाधिकार क्षेत्र कहते हैं। नंबर 1 कि एक या एक से अधिक राज्य के आपस के झगड़े जो हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ले जाए जा सकते हैं, और दूसरे ऐसे झगड़े जिनमें भारत सरकार और कुछ राज्य मतलब कि दूसरे देश भी हो सकते हैं यहाँ पे, दूसरे राज्य और किसी और तरफ और बाकी के राज्य और किसी तरफ हो, तो ऐसे झगड़े भी हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं डायरेक्ट। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित विवाद और झगड़े हम सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकते हैं। संविधान की धारा 32 के अनुसार अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश भी जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कई प्रकार के आदेश जारी कर सकती है, जिसमें रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रतीकरण आदेश जिसमें शामिल होता है, और क्या कहते हैं कि अधिकारों की पूछताछ के लिए आदेश जारी कर सकती है, आदि आदेश जो भी है जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक भी हमने जो भी कार्य उनके मुकदमे देखे वो सीधा डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकते थे, परंतु कुछ मुकदमे हैं जो सीधा हम ले जा नहीं सकते, उनको हाई कोर्ट या फिर जिला अदालतों से होकर गुजरना ही पड़ता है अपील के तौर पर। तो उसे क्या कहते हैं? अपीलीय क्षेत्र अधिकार। नंबर 2 जो कि है हमारा। और सुप्रीम कोर्ट के पास निचली अदालतों के फैसलों के विरुद्ध संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मुकदमा अपील के तौर पर ले जाई जा सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि दीवानी और फौजदारी मुकदमे में क्या अंतर होता है, परंतु मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट के पास अपील के तौर पर ले जाने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रुकिए ज़रा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है, अगर कोई ऐसा प्रमाण पत्र हाई कोर्ट आपको नहीं भी देता है, तो सुप्रीम कोर्ट को हक है कि ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर सकती है जिसमें संवैधानिक व्याख्या की ज़रूरत हो। इसी तरह दीवानी मुकदमों को भी सुप्रीम कोर्ट के पास अपील के तौर पर हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, लेकिन नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, तब भी हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपील के तौर पर ले जा सकते हैं अपना मुकदमा। दूसरा है, परंतु फौजदारी मामलों में ऐसे मुकदमे जिसमें निचली अदालत ने व्यक्ति को रिहा कर दिया हो पर हाई कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुना दी हो, या फिर हाई कोर्ट ने सीधा ही निचली अदालत से फैसला खुद अपने पास बुला लिया और व्यक्ति को मौत की सज़ा सुना दी हो, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि मुकदमा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाया जा सकता है अपील के तौर पर। अभी तक जो दोस्तों हमने पढ़ा वो क्या था, उनके अधिकार क्षेत्र थे कि वो एक तो मुकदमे जो थे सीधे ले जाए जा सकते हैं, एक जो टेढ़े मेढ़े यानी गुजरते हुए हाई कोर्ट या निचली अदालत से गुजरते हुए अपील के तौर पर ले जाए जाते थे। लेकिन इन सभी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। नंबर 1 कि संविधान की रक्षा करना। संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज है, क्योंकि संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून होता है। नंबर 2 संवैधानिक व्याख्या का अधिकार, कि कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति ना संविधान की उचित गलत व्याख्या नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई व्याख्या ही अंतिम व्याख्या संविधान की मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो
तो उसे सज़ा दी जाती है। नंबर 3 की सलाहकारी कार्य, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि धारा 143 के अनुसार जो है ना, राष्ट्रपति की सलाह करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें कानून की ज़रूरत हो या फिर किसी की सलाह की बहुत ही गंभीर मामला हो, उसमें बहुत ज़रूरी सलाह लेनी हो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मदद करेगी राष्ट्रपति की। नंबर 4 अपने फैसले पर पुनः विचार करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। कि कई बार है ना, ऐसा कोई फैसला हो सकता है कि जिसमें पुनः विचार करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बेदोषी को सज़ा दी गई हो मान लो, तो जो है सुप्रीम कोर्ट को ऐसा अगर लगता है या फिर उसके कोई सबूत मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा पूर्ण विचार कर सकती है। नंबर 5 राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी झगड़े। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी झगड़े या विवाद वाले मुकदमे हैं, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। नंबर 6 प्रशासनिक कार्य की मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज होंगे, उनके कार्य मुख्य जज निश्चित करके उनके लिए नियम बनाता है सुप्रीम कोर्ट। और किसी भी व्यक्ति को अदालत में हाजिर होने के लिए कागज़ पत्र पेश करने का हुक्म भी दे सकता है अभिलेख अदालत के रूप में मतलब कि रिकॉर्ड किए गए फैसले जो है उसे अभिलेख अदालत कहते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक फैसला रिकॉर्ड होता है और उसी के आधार पे बाकी अदालत भी फैसला करती हैं। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाता है तो उसे सज़ा दी जाती है। दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं। आइए एक बार मेमोराइज़ कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण धाराएँ। तो पहला नंबर है धारा 124, जिसके तहत संसद जो है जज की गिनती बढ़ा सकती है, वो भी कौन से जजों की? सुप्रीम कोर्ट के जजों की। नंबर 2 धारा 124 का भाग दूसरा, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नंबर 3 धारा 125, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज और बाकी जजों की तनख्वाह निश्चित की जाती है, उनके अलाउंस निश्चित किए जाते हैं। नंबर 4 धारा 127 के तहत क्या है, जो मुख्य जज होगा राष्ट्रपति की सलाह से ज़रूरत पड़ने पर बाकी जजों की नियुक्ति कर सकता है। धारा 128 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज है, हाई कोर्ट के रिटायर हुए जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर सकता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है। नंबर 6 धारा 129 के तहत जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो रिकॉर्डेड अदालत यानी अभिलेख अदालत होगी, इसके द्वारा दिए गए फैसले रिकॉर्ड हों। नंबर 7 धारा 138 के तहत संघीय संसद जो है कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र में बढ़ावा दे सकती है, कि उनका कार्य क्षेत्र बढ़ा सकती है। नंबर 8 धारा 139 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी मुकदमे को दूसरी हाई कोर्ट में तब्दील कर सकती है।